हमने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग लंग्स कैंसर तथा ब्रेस्ट कैंसर या फिर किसी अन्य कैंसर से पीड़ित है। उसी तरह माउथ कैंसर भी आजकल कई सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसके कई कारण हैं, लेकिन विशेष रूप से पुरुषों में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। मुंह के कैंसर के ज्यादातर मामलों में तंबाकू और शराब सबसे बड़ा कारण है। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इन सब खतरनाक आदतों से आज का युवा वर्ग भी इससे पीड़ित होता जा रहा है। इससे बचना बेहद जरूरी है। इसीलिए आज हम जानेंगे कैसे करें इससे अपना बचाव, और सोच ऑर्गेनाइजेशन माउथ कैंसर से पीड़ितों की कैसे करती है देखभाल। डॉक्टर नंदू मेश्राम, जिन्होंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक से किया। साथ ही उन्होंने डेंटल सर्जन गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अहेरी से किया। कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन द क्लिनिक मेल मालडिवाइस, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कॉस्मेटिक डेंटल स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक ब्रह्मपुरी से। CDSH राव इंदौर में लेक्चरर थे। एडवोकेसी टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर कई सारे अवार्ड्स और स्कॉलरशिप अचीव किए। ओरल कैंसर एंड हेल्थ ब्रह्मपुरी के एफिलिएट मेंबर ऑफ अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी है। जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डेंटल रिवॉल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी नागपुर में भी सदस्य है। एरिबल हेल्थ सेंटर डोंगरगांव के डायरेक्टर भी है। और अब वे सोच ऑर्गेनाइजेशन में माउथ कैंसर से पीड़ितों की देखभाल कर बड़े ही लगन से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। टेक केयर हेल्थ इज वेल्थ इस प्रोग्राम में स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ है ओरल हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर नंदू मेश्राम जी, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से अपने माउथ का ख्याल रखें, ओरल कैंसर से कैसे बचें। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हमने सुना है कि आपकी एक सोच नाम से संस्था है, और जिसके चलते आप कैंसर से पीड़ित, ओरल कैंसर से पीड़ित मरीजों की सेवा करते हैं, उन्हें उपचार प्रदान करते हैं। तो आप उस बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर नंदू मेश्राम है और मैं सोसाइटी फॉर ओरल कैंसर एंड हेल्थ, ये सामाजिक संगठन है, इसका मैं अध्यक्ष हूँ। और हम लोग गढ़चिरौली ज़िले के ट्राइबल और चंद्रपुर ज़िले में काम करते हैं। तो जो ओरल कैंसर है, तो इसके बारे में लोगों में जन जागृति करना, उसके बाद स्क्रीनिंग करना जी। स्क्रीनिंग के बाद अगर किसी में कुछ लक्षण ऐसे पाए जाते हैं जिसको हम लोग प्री कैंसरस लीजन या फिर कैंसरस लीजन बोलते हैं, तो उनकी हम लोग बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी मतलब जिस पार्ट में कैंसर हुआ है तो उसका छोटा सा एक भाग टुकड़ा निकाल के उसका परीक्षण करते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों को उनके घर में ही यानी रिपोर्टिंग होता है, और फिर अगर किसी को कैंसर अगर डिटेक्ट हुआ तो फिर हम लोग उसको टर्शियरी केयर सेंटर में रेफ़र करते हैं। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने पाया कि इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी है, और उस कारण फिर हम लोगों ने कैंपेनिंग स्टार्ट किया कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट जो कैंप में डायग्नोस हुए थे वो एडवांस स्टेज में आए थे, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट डाइड। हाँ, उसके लिए फिर हम लोगों ने सोचा कि जो कैंसर विक्टिम्स है या फिर जिनके घर में कैंसर के पेशेंट मर गए, इनके रिलेटिव, उनको लेके हमने एक एजिटेशन स्टार्ट किए। तो दिसंबर 2013 में हमने विधानसभा के अधिवेशन था, तब हमने मोर्चा निकाले और नेशनल ओरल कैंसर पॉलिसी के लिए हमने एजिटेशन स्टार्ट किया। ओके, तो ये कैंपिंग कहाँ कहाँ होती है? ये कैंपिंग हम लोग गढ़चिरौली जिले में करते हैं, गढ़चिरौली या फिर चंद्रपुर जिले में। जी सर, आपने इस कार्य की शुरुआत कब की? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका रिजल्ट कैसे पाया आपने? बचपन में मेरे यानी हमारे घर के मैंने बैक साइड में एक आजी थी, यानी ओल्ड लेडी थी। शी वाज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। तो उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो मैं जब बचपन में देखता था तो काफ़ी यानी एकदम पैथेटिक सिचुएशन होती थी, जिसमें यानी काफ़ी स्क्रीमिंग करती थी, वो काफ़ी चिल्लाती थी। और ऐसा हुआ कि जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तब हमारे सर थे, और मेरे फेवरेट सर थे काफ़ी। तो ही डाइड बिकॉज ऑफ हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी जिसको लीवर का कैंसर बोलते हैं। तो लीवर का कैंसर होने की वजह से जब वो एकदम डेथ बेड पे थे, लास्ट इवेंट था उनका, तब उन्होंने मुझे बुलाया था और बोला था कि जब उन्होंने यानी मेडिकल फील्ड के जो एक्सपीरियंस शेयर किए मेरे साथ, और सर ने ऐसा बोला कि नंदू बोले कि ये जो कॉज है वो काफ़ी ग्रीवियस है, और इसके लिए
तुमने कुछ तो भी करना चाहिए। ओके। तो इस कारण मुझे ऐसा लगा कि हालांकि मैं ओरल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो ओरल कैंसर का मैग्नीट्यूड इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण इस फील्ड में काम करना चाहिए। जी जी सर, आगे मैं जानना चाहूँगी कि कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे होता है, और मुंह के कैंसर होते हैं तो उसके पीछे की क्या वजह होती है? तो कैंसर होता है, मानव का शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना होता है, जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। जी। तो किसी कारणवश इसकी संख्या और आकार जो होता है वो बढ़ जाता है। अच्छा। और इसके कई सारे रीज़न है, और ये जो आकार और संख्या जो होती है वो दूसरे पार्ट में भी जाती है, और उस कारण कैंसर जो होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने को कैंसर बोलते हैं। अच्छा। तो इसी का नाम कैंसर है। दूसरा इसकी वजह जो है, जब हम ओरल कैंसर के बारे में बात करते हैं तो टोबैको ये उनका मेजर कॉज है, जिसे तंबाकू बोलते हैं। तो तंबाकू खाने की वजह से मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जो लोग तंबाकू खाते हैं तो वो गाल में या फिर ऐसे ओठों में रखते हैं जी। तो वहाँ क्या होता है, एक अल्सरेशन छाला आ जाता है, और या फिर कैंसर होने के पहले कुछ प्री कैंसरस लीजन होते हैं। प्री कैंसरस लीजन मतलब जिसको अपन यानी पूर्व मुख कर्करोग मराठी में बोलते हैं। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे लाल पैचेस या फिर वाइट पैचेस आते हैं, तो मैक्सिमम लोग जो तंबाकू रखते हैं उस एरिया में वाइट पैचेस आते हैं जी। और इसको प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं। और जो लोग खर्रा खाते हैं, हमारे विदर्भ में या फिर महाराष्ट्र में आप देखोगे तो खर्रे का प्रिवेलेंस काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी लोग एडिक्ट हो गए। तो इसमें क्या होता है कि मुंह खुलता नहीं है, जिसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। और ऐसे आपको जो लोग खर्रा खाते हैं उनमें प्री कैंसरस कंडीशन का प्रेवलेंस जो है वो मोर देन 80% है। और जैसे जैसे आप अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जाते हैं तो उसका प्रेवलेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसको प्री कैंसरस बोलते हैं और इसी का चल के आगे कैंसर होता है। और ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अगर आपने तंबाकू खाना छोड़ दिया और प्रॉपर ट्रीटमेंट ली तो आपको कैंसर होता नहीं है, लेकिन एक बार कैंसर हो गया तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी पेचीदा होती है। जी, मुंह के कैंसर के कौन कौन से लक्षण होते हैं? जहाँ हम लोग तंबाकू रखते हैं जिस जगह पे, उस जगह पे छाले आते हैं और फिर छाला धीरे धीरे बढ़ जाता है और उसके पहले प्री कैंसर होता है और उसी का बाद में फिर कैंसर हो जाता है। और वहाँ पे फिर धीरे एक खड्डा सा हो जाता है जिसको नॉन हीलिंग अल्सर बोलते हैं। यानी अगर नॉर्मली अल्सर जो होता है वो 2 हफ्ते में क्योर हो जाना चाहिए, लेकिन ये जो अल्सर होते हैं वो नॉन हीलिंग होते हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लेते हैं और उसी का आगे चल के फिर कैंसर हो जाता है जी। और फिर धीरे धीरे करके मुंह खुलता नहीं है और और दांत जो होते हैं वो दांत हिलने लग जाता है। जैसे शुरुआत में मसूड़े में रहता है, फिर धीरे धीरे करके हड्डी की तरफ चला जाता है और हड्डी में जाने की वजह से हड्डी गल जाती है और आपको पता है कि दांत जो होते हैं वो हड्डी में ही होते हैं, तो फिर दांतों का सपोर्ट चला जाता है। सपोर्ट जला जाने की वजह से दांत धीरे धीरे हिलने लग जाते हैं, मुंह में काफ़ी बदबू आती है। अच्छा। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो कैंसर जो होता है वो फैल जाता है। फिर यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स होते हैं तो यानी जिस गांठ बोलते हैं तो वो धीरे धीरे वो बढ़ जाते हैं। अच्छा। और फिर धीरे धीरे करके ये गठान भी आ जाती है। तो सर जैसे आपने बताया कि कुछ गांठें क्रिएट होती है, तो वो किस तरह की होती है, कुछ आप प्रैक्टिकली दिखा पाएंगे? या सबसे पहले हम लोग प्री कैंसर के बारे में बात करते हैं। तो जो लोग तंबाकू खाते हैं तो उनका मुंह खुलता नहीं है, इसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। फाइब्रोसिस मतलब ये होता है कि दांत में जो यानी मुंह के अंदर में जो टिश्यू रहता है वो टिश्यू का हार्डनिंग हो जाती है। अच्छा। और उसके वजह से मुंह खुलता नहीं है। तो आप देखेंगे कि नॉर्मली यानी 4 उंगलियां जानी चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे 3 उंगलियां और फिर 2 उंगलियां और बाद में पूरा मुंह ब्लॉक हो जाता है। तो इसको प्री कैंसर यानी फाइब्रोसिस बोलते हैं और इसी का आगे चल के कैंसर हो जाता है। और जो लोग खर्रा खाते हैं तो मोर देन 80% लोगों में इसका प्रिवेलेंस है। ये आप दूसरे नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे कि इसमें 4 उंगली जाती है और इसमें सिर्फ एक ही उंगली जा रही है। तो इस तरह से पता चलता है कि प्री कैंसर के लक्षण इस तरह के होते हैं। जी, आगे हम बहुत सी बातें जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि यानी मुंह खुली है। मुंह खोलने के बाद में अगर आपको कहीं पे भी अगर छाला दिखता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से उसकी जांच करवाइए। कौन से भी छाला जो 2 हफ्ते के अंदर अगर क्योर होता नहीं है तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। या फिर दांत अचानक अगर हिलने लग गए तो भी आप डॉक्टर के पास
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का टेक केयर हेल्थ इज वेल्थ में। आज हम इस कार्यक्रम में जानकारी ले रहे हैं ओरल कैंसर के बारे में। सर, आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि मुंह के कैंसर का परीक्षण कैसे करते हैं और साथ ही घर में इसका परीक्षण हम कैसे करें? मुंह के कैंसर के परीक्षण को बायोप्सी बोलते हैं। अच्छा। जिस भाग में कैंसर हुआ है उस पार्ट का छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं और निकालने के बाद उसको लेबोरेटरी में परीक्षण के लिए भेजा जाता है। और जो ओरल पैथोलॉजिस्ट है या फिर जनरल पैथोलॉजिस्ट वो उसका डायग्नोसिस करते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर अगर कैंसरस सेल वहाँ पे प्रेजेंट है तो फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। तो ये एक 100% रिलायबल तरीका है ओरल कैंसर डायग्नोस करने का। दूसरी बात आपने कही कि स्वयं परीक्षण कैसे किया जाए, तो एकदम आसान है। आपको पता है कि इंडिया में पेरिफेरल एरिया में या फिर रूरल एरिया में डॉक्टर्स नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में लोग स्वयं परीक्षण करना काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। तो इसमें आप आईने के सामने जाइए और जो मैंने लक्षण बताई वो लक्षण आप देखिए। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि यानी मुंह खुलिए। मुंह खोलने के बाद में अगर आपको कहीं पे भी अगर छाला दिखता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से उसकी जांच करवाइए। कौन से भी छाला जो 2 हफ्ते के अंदर अगर क्योर होता नहीं है तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। या फिर दांत अचानक अगर हिलने लग गए तो भी आप डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवा सकते हैं। दूसरा है कि आप तालू में देखिए, तालू में कहीं पे रेड एंड वाइट पैचेस तो नहीं आए। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवा सकते हैं। थर्ड है कि आप जुबान को बाहर निकालिए। जुबान बाहर निकालने के बाद में अगर आप लेफ्ट और राइट साइड में उसको टर्न कीजिए, तो लेफ्ट साइड में जब आप टर्न करेंगे तो राइट साइड का पोर्शन विजिबल होगा। वहाँ पे देखिए कि कुछ छाला तो नहीं है या फिर रेड और वाइट पैचेस तो नहीं है। और ऐसे अगर लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करें। दूसरा, अगर आईने में अगर आप देखेंगे तो अगर कहीं पे एबनॉर्मल स्वेलिंग अगर दिखती है लेफ्ट साइड या राइट साइड, जनरली क्या होता है कि ये सिमेट्रिकल रहता है आदमी का, यानी चेहरा जो रहता है वो काफी सिमेट्रिकल रहता है। अगर जहाँ पे सूजन अगर आ गई है तो वो सिमेट्री लॉस हो जाती है। अगर ऐसा आपको दिखता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करना चाहिए। जी, जैसे कि आपने बताया कि रेड एंड वाइट पैचेस आते हैं या फिर छाले होते हैं, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या सिर्फ टोबैको खाने से ही ओरल कैंसर होते हैं या इसके और भी कई कारण हैं? सिर्फ टोबैको खाने की वजह से ही नहीं होता है कि नॉन टोबैको रिलेटेड कॉजेस भी उनके रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आदमी की उम्र बढ़ते जाती है तो दांत जो होते हैं वो घिस जाते हैं और घिसने की वजह से उसके जो एजेस होते हैं वो एकदम शार्प हो जाते हैं। तो ऐसे शार्प एजेस में अगर मान लो अगर कांस्टेंट इरिटेशन अगर होता है, फ्रिक्शन होता है, जैसे जुबान में फ्रिक्शन हो गया या फिर गाल में या होठों में, तो फिर उसमें छाला आ जाता है। और छाला जो रहता है वो नॉन हीलिंग अल्सर हो जाता है, क्योंकि हीलिंग अगर कांस्टेंट अगर फ्रिक्शन होता है तो वो छाला हील होता नहीं है और उसकी वजह से भी फिर कैंसर हो जाता है। तो ऐसे नॉन टोबैको रिलेटेड कॉजेज भी है। और थर्ड इशू ये है कि मान लो एक आध वक्त सुपारी या फिर कुछ खाना खाते समय दांत फ्रैक्चर हो गया और दांत के एज फ्रैक्चर होने की वजह से दांत का जो एज रहता है वो एकदम शार्प हो जाता है और वो अगर कांस्टेंट अगर इरिटेट अगर करता है तो उसके वजह से भी नॉन हीलिंग अल्सर होकर फिर कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। कैंसर का इलाज किस पद्धति से किया जाता है और इसके लिए क्या सरकार की कुछ योजनाएं हैं? सरकार किस तरह से मदद कर रही है? या डेफिनेटली कुछ पॉलिसीज है। तो सबसे पहले देखिए कि कैंसर का इलाज कैसे होता है। कैंसर का इलाज 3 पद्धति से किया जाता है। सबसे पहले सर्जरी होती है, तो जिस भाग में कैंसर है उस भाग को सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं। और जो लिम्फ नोड जो होते हैं, अगर मान लो अगर मेटास्टेसिस जिसको बोलते हैं, अगर आजू बाजू के पार्ट में भी अगर वो गया है तो फिर वो लिम्फ नोड जो रहते हैं उसको भी निकाल देते हैं, उसको कमांडो ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया सर्जरी। दूसरा पार्ट रहता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है वो कैंसर विरोधी रहती है, तो वो दवाइयाँ देने से भी कैंसर ठीक हो जाता है। और थर्ड पार्ट जो रहता है वो रहता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी मतलब जिसको हम वी किरण बोलते हैं। हाँ। तो ये कैसा है कि ये एक प्रकार का यानी सेक देने की प्रक्रिया है जिसमें कैंसर जो सेल्स रहते हैं वो उसी पार्ट में वो वी किरण देके उसको वो जो सेल्स जो रहते हैं उसको नष्ट मार देते हैं। अच्छा। तो ये 3 बेसिकली ये 3 मेथड्स है कैंसर को ट्रीट करने की। और कुछ कंडीशंस में ये तीनों को कंबाइन करना पड़ता है। अच्छा। जैसा एडवांस लीजन है तो उस समय सिर्फ कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी देते हैं, और या फिर ऑपरेट करने लायक है अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट आता है तो फिर उसमें सर्जरी और फिर रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी अल्टरनेट करते हैं। जी, अब सबसे अहम सवाल कि कैंसर से कैसे बचें? हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि भारत जैसे देश में
काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले तो कैंसर किन वजह से होता है उनको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले टोबैको। तो देखेंगे कि इंडिया में काफ़ी सारा टोबैको एडिक्शन काफ़ी सारा है। कुछ सर्वे भी हुआ है, सर्वे में पाया गया है कि आजकल बच्चे जो है वो बच्चे भी टोबैको के एडिक्ट होते जा रहे हैं। पर्टिकुलरली जो प्री कैंसरस मैंने आपको जो बताया वो 3 और 4 साल के बच्चे में होता है। तो अच्छा। हाँ, तो ऐसे पैथेटिक सिचुएशन में यानी आपको पता है कि बच्चे में अगर 3 साल में अगर प्री कैंसर होता है तो वो कम से कम यानी 9-10 साल के होते हैं उसको कैंसर हो जाएगा, राइट? जी, डेफिनेटली। राइट। तो ये काफ़ी सारा सीरियस इशू है। तो प्रिवेंशन जो है तो उसके लिए तो सबसे पहले तो तंबाकू छोड़ देना चाहिए। दूसरा, हर 6 महीने में डेंटिस्ट से जांच करवाना चाहिए। हालांकि रूरल एरिया में डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं रहते, तो सेल्फ परीक्षण जैसे मैंने बताया तो वो करना चाहिए। इसके वजह से अर्ली स्टेज में एटलीस्ट डायग्नोसिस हो जाए। जी सर, क्या कैंसर के बारे में सरकार की कुछ नीतियाँ हैं? हाँ, सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं। जैसे राजीव गांधी जीवन दया आरोग्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत 1.5 लाख तक का खर्चा सरकार करती है। अच्छा। हाँ, और इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होता है। सिर्फ राशन कार्ड और आपका आधार कार्ड जो होता है वो अगर 2 ही डॉक्यूमेंट अगर दिए तो फिर तुरंत पेशेंट जो रहते हैं तो अगर एडमिट होने के बाद में तुरंत उनका इलाज शुरू हो जाता है। हाँ, तो इस कारणवश काफ़ी सारे जो कैंसर के जो मरीज है वो अभी इलाज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप रूरल एरिया में अगर देखते हैं तो अवेयरनेस नहीं होने की वजह से काफ़ी सारे लोग क्वैक्स की तरफ जा रहे हैं, जो बोगस डॉक्टर है उनकी तरफ जा रहे हैं, या फिर जो भोंदू वैद्य जो होते हैं उनके पास जाके इलाज करवा रहे हैं। तो इसलिए अवेयरनेस करना काफ़ी जरूरी है। जी, ओरल कैंसर के लिए, मुंह के कैंसर के लिए कुछ अलग से नीति बनाना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि ओरल कैंसर जो होता है वो सोशियो इकोनॉमिकली लोड स्टेटस के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो रूरल एरिया में रहते हैं, जहाँ पे ओरल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और आज के डेट में सरकार के पास जितने भी आंकड़े हैं वो काफ़ी कम है। क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम पेशेंट जो है वो एडवांस स्टेज में आते हैं, और जब इलाज करके वापस जाते हैं यहाँ यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जब आते हैं तो एडवांस स्टेज में कुछ भी नहीं हो सकता है। वो घर में जाके फिर मर जाते हैं, और सोसाइटी में नेगेटिव मैसेज जाता है कि कैंसर होने के बाद मरना ही है। इसीलिए कैंसर इस नाम से ही सारे पेशेंट्स या लोग डर जाते हैं। राइट। और उस कारणवश क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग मर रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास में जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो काफ़ी कम है। क्योंकि ऐसा कुछ यानी जैसे लेप्रोसी की जैसी पॉलिसीज है जिसमें, या फिर पोलियो की जैसी पॉलिसीज है जिसके अंतर्गत हाउस टू हाउस जाके स्क्रीनिंग होता है, या फिर डेफिनेट स्टैटिस्टिक्स पता चलते हैं कि इतने इतने पेशेंट्स है, और उसके लिए अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स है तो आप पॉलिसी कॉन्क्रीट यानी फ्रेम आउट करोगे। अगर स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है तो पॉलिसी फ्रेमिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो सर्वे करना चाहिए, हाउस टू हाउस सर्वे जो हम लोगों ने किया है। अच्छा। जैसे गढ़चिरौली में हाउस टू हाउस यानी कुछ ऐसे विलेजेस सिलेक्ट किए जहाँ पे हाउस टू हाउस जाके हमने फाइंड आउट किया। और इसमें पाया गया है कि यानी काफ़ी सारा यानी टोबैको एडिक्शन है, और उससे प्री कैंसर और कैंसर का काफ़ी सारा मैग्नीट्यूड है। तो ऐसा ही मॉडल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में और फिर नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जी, आगे हम बहुत सी बातें जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने नेशनल ओरल कैंसर पॉलिसी के लिए जो आंदोलन स्टार्ट किया है वो उनमें दर्शक हमारी सहायता करें। दूसरा है कि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं वो मुंह की सफाई की तरफ ध्यान दें, और जो स्वयं परीक्षा एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद हम जान रहे हैं कि ओरल कैंसर से कैसे बचें और किस तरह से सोच यह संस्था हेल्प कर रही है ओरल कैंसर से पीड़ित मरीजों की। सर, ब्रेक में जाने से पहले हमने देखा कि सोच संस्था कैंसर मरीजों के लिए किस प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है, लेकिन इसके पीछे जो फीडबैक आया है पेशेंट्स लोगों का वो किस तरह का होता है? आप क्या किस लेवल पर इसका फीडबैक आप महसूस करते हैं? हाँ, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ, लेकिन आगे में और ज़्यादा काम करना है। तो जब हमने उसके लिए एजिटेशन किया तो उसका यानी रिजल्ट ये मिला कि नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम जो महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था वो हम लोगों के प्रयास के वजह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। दूसरा ये है
कि नेशनल जो डिप्टी डायरेक्टर ओरल हेल्थ की सेपरेट पोस्ट डायरेक्टर ऑफिस में क्रिएट हो गई, जिसके वजह से ओरल हेल्थ सिस्टम जो है उसको ऑटोनॉमी मिल गई। थर्ड उसका रिजल्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो पहले दिल्ली में वगैरह इम्प्लीमेंट होता था, तो और महाराष्ट्र में सिर्फ 2 ही जिलों में पहले इम्प्लीमेंट हुआ करता था, जैसे ठाणे और औरंगाबाद जिले में, तो वो गढ़चिरौली जिले में इम्प्लीमेंट हो गया और हम चाहते हैं कि वे पूरे महाराष्ट्र में ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो पॉजिटिव कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव अप्रोच गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन एक सेपरेट पॉलिसी जो है अभी भी फ्रेम आउट होने की है। अच्छा। तो हमारा जो आंदोलन है वो जब तक गवर्नमेंट एक नेशनल लेवल पे एक सेपरेट पॉलिसी जब तक बनाती नहीं, तब तक हमारा आंदोलन चलते रहेगा। जी सर, मैं जानना चाहूँगी कि मुंह के कैंसर का मृत्यु दर ज़्यादा होने के पीछे का क्या कारण है? क्योंकि टोबैको, गुटखा ये खाने की वजह से कैंसर तो होता ही है, लेकिन इसके और भी कई रीजंस है, तो कारण क्या है मृत्यु दर के पीछे? सबसे पहले तो सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, सवेरे उठने के बाद और सोने के पहले, और हर 6 महीने बाद अपने दंत शल्य चिकित्सक से चेकअप करना चाहिए। तो इससे होता है कि अगर अर्ली स्टेज में यानी मैक्सिमम जो ओरल प्रॉब्लम जो रहते हैं वो पेनलेस रहते हैं, और उस कारण पेशेंट जब भी क्लिनिक में आता है तो काफ़ी लेट आता है, और जिसमें कुछ नहीं हो सकता, कभी कभी दांत भी निकालना पड़ता है। तो अगर आप 6 महीने में अगर यानी मुंह की अगर नियमित जांच अगर करवाते हैं तो काफ़ी सारे ओरल प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। जी सर, मैं जानना चाहूँगी कि मुंह के कैंसर का मृत्यु दर ज़्यादा होने के पीछे का क्या कारण है? क्योंकि टोबैको, गुटखा ये खाने की वजह से कैंसर तो होता ही है, लेकिन इसके और भी कई रीजंस है, तो कारण क्या है मृत्यु दर के पीछे? इसमें 3 फैक्टर, मेजर 3 फैक्टर है। सबसे पहले अगर कम्युनिटी लेवल पे हम लोग देखते हैं तो लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी जागरूकता पेशेंट में नहीं, लोगों में नहीं होने की वजह से, क्योंकि कैंसर के बारे में, उनके लक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है, उस कारण लोगों को पता ही नहीं है कि कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, और इसीलिए पेशेंट लेट आते हैं। दूसरा फैक्टर है लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी। तो अगर आप मान लीजिए अगर पेशेंट अगर लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि पेरिफेरल रूरल एरिया में डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से वो उनको एक्सेस नहीं मिलता है हेल्थ केयर के बारे में। थर्ड रीजन है कि लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी, मतलब अगर पेशेंट अगर आता है अस्पताल में और तो उसको पता चलता है कि अगर कैंसर अगर होता है तो उसका जो बजट जो होता है ट्रीटमेंट का वो उनके बस के बाहर होता है। तो इस कारण ये 3 मेजर इश्यूज है कि जिसके वजह से इंडिया में ओरल कैंसर का प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है। जी सर, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वह ओरल कैंसर से बच सके और एक हेल्दी लाइफ जी सके? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने नेशनल ओरल कैंसर पॉलिसी के लिए जो आंदोलन स्टार्ट किया है, वो उनमें दर्शक हमारी सहायता करें। दूसरा है कि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं वो मुंह की सफाई की तरफ ध्यान दें, और जो स्वयं परीक्षण जो मैंने अभी बताया तो वो हर दिन उन लोगों ने करना चाहिए। और जो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं तो उन्होंने भी अपनी मुंह की सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और जंक फूड्स और बाकी सारे ये चीज़ें खाने की वजह से जो हेल्थ के ऊपर जो बुरा असर होता है तो उनसे बचना चाहिए। तीसरा, मैं इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को एक अपील करना चाहता हूँ। जब हम लोग गढ़चिरौली एरिया में गए तो एक पेशेंट हमको मिला जो काफ़ी एडवांस स्टेज में था, और उन्होंने गवर्नमेंट को अपील की है कि इसके बारे में एक पॉलिसी होनी चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये फुटेज गवर्नमेंट को दिखाना चाहूँगा। सर, ये आपकी जो संस्था सोच संस्था ये जो कार्य कर रही है ओरल कैंसर के पेशेंट्स लोगों के लिए, यह सचमुच बहुत ही बड़ी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इसी तरह से उन पेशेंट्स की मदद करते रहे, और साथ ही आपने जो दर्शकों को ओरल कैंसर से बचने के लिए सलाह दी है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम आपका भी, और मैं काफ़ी आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जैसे जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग गढ़चिरौली एरिया में काम करते हैं तो उन लोगों को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया कि हमारा जो आंदोलन है जो नेशनल पॉलिसी के लिए,
तो उनको आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हमारा जो काम जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद की। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर नंदू मेश्राम जी, जो कि एक ओरल हेल्थ प्रोफेशनल है, साथ ही वह डेंटल सर्जन भी है, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से रखे अपने माउथ का ख्याल और किस तरह से बचे ओरल कैंसर से। साथ ही उन्होंने ये जो सोच संस्था शुरू की है, जिसके अंतर्गत वह जो काम करते हैं, उससे सचमुच उन्होंने हमारी सोच ही बदल दी है। जिस तरह से वो मदद कर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स की, वह इसी तरह करते रहे और इसकी सहायता आप भी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आवाज़ इंडिया। धन्यवाद।